थायराइड ग्रंथि के बाद अगली जो ग्रंथि है वो है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि, तो इससे पहले हमने हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, 4 ग्रंथि कर ली है। 5वीं है पैराथायरॉइड ग्रंथि। देखो इसकी स्थिति कहाँ पर होती है। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के दोनों पालियों में दो होती है। थायराइड ग्रंथि है, इसकी 2 पालियां, दोनों पालियों के अंदर 2 पैराथायरॉइड ग्रंथि है, ये पाई जाती है। इसका वजन 0.01 से 0.03 ग्राम तक होता है। तो इसका वजन हो गया। तो इसकी स्थिति और इसका वजन, दो थायराइड ग्रंथि दोनों पालियों में 2 होती है और वजन है वो 0.01 से 0.03 ग्राम होता है। आगे है, इस ग्रंथि द्वारा पैराथ हार्मोन स्रावित होता है, यानी इस ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाली हार्मोन का नाम है पैराथ हार्मोन। थायराइड ग्रंथि द्वारा, पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा पैराथ हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसे कोलिब का हार्मोन कहते हैं, यानी कोलिब हार्मोन भी इसको कहा जाता है। अब है पैराथ हार्मोन के कार्य। यह फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है, यानी फॉस्फेट जो खनिज पोषक तत्व है इसके उत्सर्जन में वृद्धि करता है पैराथ हार्मोन। इसके द्वारा वृक्क नलिकाओं तथा आंत्र में कैल्शियम के पुनः अवशोषण में वृद्धि की जाती है, यानी जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन है, इसके पुनः अवशोषण में हमने पढ़ा था वृक्क नलिकाओं के अंदर जो नेफ्रॉन की संरचना पड़ी थी, इसमें वृक्क जो नलिकाएं थी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन नलिकाओं के अंदर इस हार्मोन के द्वारा कैल्शियम आयन है इसके अवशोषण में वृद्धि की जाती है। कैल्शियम आयन के अवशोषण में वृद्धि की जाती है। इसके द्वारा विटामिन डी के स्राव को बढ़ाया जाता है। ये इसका मुख्य इम्पोर्टेंट कार्य है कि पैराथ हार्मोन है, इसके द्वारा विटामिन डी के स्राव को बढ़ाया जाता है। विटामिन डी के स्राव को बढ़ाया जाता है। यह हार्मोन हड्डियों के निर्माण में भाग लेता है, क्योंकि हड्डियों का एक प्रमुख तत्व है कैल्शियम और फॉस्फेट भी होता है, तो ये हड्डियों के निर्माण के अंदर भी भाग लेता है। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन स्रावित होता है और यह हार्मोन है वह फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है, वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके द्वारा विटामिन डी है के स्राव को बढ़ाया जाता है और हड्डियों के निर्माण में भाग लेता है। फिर है पैराथ हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाले रोग। पैराथ हार्मोन है, अगर ये शरीर में कम मात्रा में स्रावित हो तो इससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहला रोग है हाइपोक्लेमिक टिटेनी रोग। हाइपोक्लेमिक टिटेनी रोग यह बाल्यावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके कारण शरीर में जकड़न व ऐंठन उत्पन्न होती है। तो बाल्यावस्था में कैल्शियम आयन की कमी के कारण टिटेनी रोग होता है। उस टिटेनी रोग के कारण शरीर के अंदर जकड़न और ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम के अधिक होने की अवस्था में पैराथायरॉइड अधिक स्रावित होता है, जिसके कारण हड्डियां खोखली हो जाती है। यदि कैल्शियम अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो इसके कारण पैराथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा और पैराथ हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावित होने से भी हड्डियां हैं वो खोखली हो जाती है। तो ये पैराथ हार्मोन के कमी या अधिक स्राव से होने वाले रोग हैं। तो ये पैराथायरॉइड ग्रंथि हो गई। पैराथायरॉइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियों में 2 पाई जाती है। वजन 0.01 से 0.03 ग्राम होता है। ठीक है, इसके द्वारा पैराथ हार्मोन स्रावित किया जाता है। इस हार्मोन को कोलिब का हार्मोन भी कहते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन के कार्य,
यह फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है, वृक्क नलिकाओं में तथा अंतर में कैल्शियम आयन के पुनः अवशोषण को वृद्धि करता है, विटामिन डी के स्राव को बढ़ाता है और हड्डियों के निर्माण में भाग लेता है। कमी से रोग थे हाइपोक्लेमिक टिटेनी रोग बाल्य अवस्था में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, शरीर में जकड़न और ऐंठन उत्पन्न होती है और कैल्शियम के अधिक स्राव होने की अवस्था में पैराथार्मोन अधिक स्रावित होता है जिसके कारण हड्डियां खोखली हो जाती है। अब जो अगली ग्रंथि है पैराथायरॉइड के बाद वो है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि दोनों फेफड़ों के मध्य हृदय के पास स्थित होती है, यानी दोनों फेफड़ों के मध्य में वक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़ों के मध्य में हृदय के पास में थाइमस ग्रंथि है, यह पाई जाती है। वयस्क होने पर इसके आकार में निरंतर कमी आती है, यानी बच्चों के अंदर बाल्य अवस्था के अंदर यह इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वयस्क होते हैं तो वयस्क होने पर इस ग्रंथि के आकार में कमी आती है तथा वृद्धावस्था में यह लुप्त या पतली डोरी के समान रह जाती है और वृद्धावस्था के समय ये या तो लुप्त हो जाती है या पतली डोरी के रूप में रह जाती है। इस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। यह ग्रंथि प्रतिरक्षा निर्माण हेतु उत्तरदायी होती है, यानी इस ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा निर्माण। तो प्रतिरक्षा निर्माण में मुख्य कार्य होता है थाइमस ग्रंथि का तथा वृद्धावस्था में प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि देखो बाल्यावस्था में प्रतिरक्षा है उसको बढ़ाने का काम करती है, लेकिन जैसे जैसे वयस्क होते हैं वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो इस ग्रंथि का आकार एकदम छोटा हो जाता है और इसका आकार छोटा होने के कारण जो इसका मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा निर्माण, तो वो क्रिया बंद हो जाएगी और प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया बंद होने पर शरीर है वो रोगी हो जाता है। तो ये ग्रंथि थी थाइमस ग्रंथि। 7 नंबर अगली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि ये हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ी थी कि ये मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। तो इसकी स्थिति देखते हैं पहले कहाँ पर स्थित होती है। यह ग्रंथि अमाशय के नीचे तथा ग्रहणी के ऊपर स्थित होती है, यानी अमाशय के तो नीचे और ग्रहणी के ऊपर है, यानी अमाशय और ग्रहणी के एकदम बीच में पत्ते के आकार की यह ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का अर्थ होता है ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, ऐसी ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि की पालियों के बीच में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, यानी इस ग्रंथि की जो पालियां हैं इन पालियों के बीच में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। और अंतःस्रावी कोशिकाओं का जो समूह है इस अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। एल्फा कोशिका, इसके द्वारा ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है, यानी अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की एल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन नामक हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है। यह मध्यम आकार की कोशिका होती है जिसके द्वारा 15 से 30% भाग बनाया जाता है, यानी अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है उस अग्नाशय ग्रंथि का 15 से 30% भाग है जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का वो एल्फा कोशिकाएं हैं वो बनाती है। अगली कोशिका है बीटा कोशिका। इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है। ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती है और इसके द्वारा लगभग 60% भाग बनाया जाता है, यानी 60% भाग है वो बना होता है बीटा कोशिकाओं के द्वारा जिनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है। अगली और लास्ट कोशिका है डेल्टा कोशिका या गामा कोशिका। डेल्टा को सेल्स या फिर इनको गामा कोशिका भी कहते हैं, ठीक है।
इससे सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित होता है। ये छोटी आकार की सेल होती है और 10% भाग इसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं उनके अंदर पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं हो गई। सबसे पहली कोशिका है अल्फा कोशिका, दूसरी है बीटा कोशिका और तीसरी है गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका है, इस कोशिका के द्वारा सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसके अलावा आपको पहले ही बता दिया है कि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। तो ये है अंतःस्रावी तंत्र के रूप में तो अल्फा बीटा और गामा कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन स्रावित करेगी और इसके अलावा इसके द्वारा अग्नाशयी रस स्रावित किया जाता है जो कि बहिस्रावी के रूप में कार्य करता है, जो हमारे शरीर में विभिन्न भोज्य पदार्थ हो गए या भोजन के अपघटक है भोजन के घटक है उनके पाचन में मदद करता है। तो ये अपनी होगी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित विभिन्न प्रकार के हार्मोन।